गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है फिर कंपनी अधिनियम, लेकिन आज हम काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। कंपनियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों के प्रकार। कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी को कई भागों में बांटा गया है, कई प्रकार की कंपनियां बनाई गई हैं। हर कंपनी के लिए अलग अलग कंपनी एक्ट है। कंपनी के काइंड से कंपनी के प्रकार बहुत प्रकार है। आज मैं एक दो प्रकार आपको बताऊंगा, फिर बाकी नेक्स्ट। तो जो सबसे पहले है वो कंपनी के प्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहला है समामेलन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस वर्गीकरण के अनुसार कंपनी को दो तीन प्रकारों में बांटा गया है। जैसा कि पहला, शाही आज्ञा पत्र के द्वारा। शाही आज्ञा पत्र क्या है? जैसे कि नाम से विदित है, किसी राजा महाराजा का जो आज्ञा पत्र है उसको बोला जाता है शाही आज्ञा पत्र के द्वारा। इसका चलन इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में हुआ। जैसे कि शाही आज्ञा पत्र के द्वारा जो कंपनी बनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी शाही आज्ञा पत्र के द्वारा, वहां के राजाओं के द्वारा एक लेटर जारी किया गया या आदेश दिया गया किस प्रकार की कंपनी बननी चाहिए, वो कंपनी बनी। उसका एक एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी। आजकल ऐसी कंपनियां चलन में नहीं है। ये सिर्फ आपका एक भूतकाल की बातें हैं, आपको मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से पहले कंपनियां बनी हुई थी। आजकल ऐसी कंपनी चलन में नहीं है या ऐसी प्रकार की कंपनी नहीं बनी। दूसरा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि देश की संसद ये समझती है कि इस प्रकार की कंपनी का खुलना या इस प्रकार की कंपनी का होना हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, देश की जनता के लिए फायदेमंद रहेगा। तो उस कंडीशन में कंपनी को खोलने के लिए संसद में सभी सांसदों द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है, उसको पास किया जाता है कि इस प्रकार की कंपनियां खुलनी चाहिए जिससे देश की जनता का या देश का भला हो। तो इस प्रकार की कोई भी कंपनी अगर खुलती है तो उसको बोला जाता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कंपनियां। जैसे इसका एग्जांपल केंद्रीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो देश के हित के लिए कार्य करती हैं, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करती हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। वो सभी बैंकों का कंट्रोलर है, वो नीति और निर्देश बनाते हैं और उसी नीति और निर्देश के अनुसार ही बाकी बैंक कार्य करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय रिजर्व बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है, जो देश की जनता को प्रोत्साहित करता है विनियोग करने के लिए। विनियोग करने से ये लाभ होता है कि देश के कोष में पैसे इकट्ठे होते हैं, जिससे जन साधारण के लिए जनोपयोगी कार्य किया जाता है, इसलिए ये भी जरूरी है। जीवन बीमा निगम, तो ये जीवन बीमा निगम लोगों की लाइफ सिक्योर करता है, लोगों की इंश्योरेंस कराता है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को व्यक्ति को कुछ समय से पहले हो जाता है तो
क्षतिपूर्ति की राशि भी देता है। तो ये जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं, ये देश के लिए और देश की जनता दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए ऐसी कंपनी का जब समामेलन करते हैं, ऐसी कंपनी का उत्पत्ति होते हैं या निर्माण होता है, तो वो देश की संसद के अधिनियम द्वारा भी किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी कंपनी में जो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बना रहता है, उसमें लिमिटेड शब्द का उपयोग करना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखना। संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा जो कंपनियां समावेलित होती हैं, उनको अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? थर्ड, कंपनी अधिनियम द्वारा समावेलित कंपनी। आजकल जो भी कंपनी बन रही है, जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, वो कंपनी अधिनियम के अधीन होती है। इसी कारण उनको रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां देश में जो कंपनी अधिनियम लागू होती है उसके तहत कार्य करती है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो जिनका नीति निर्देशन या रूल अलग चलता है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी रूल है वो कंपनी अधिनियम के तहत नहीं है, बल्कि बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत होता है। वैसे ही जो पॉलिसी का है, जीवन बीमा निगम का है, वो जीवन बीमा निगम अधिनियम 1938 के तहत कार्य करती है। जैसे कि एक और कंपनी है बिजली कंपनी, जो जनोपयोगी है। बिजली कंपनी भी कंपनी अधिनियम के तहत कार्य नहीं करती। बिजली कंपनी बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत कार्य करती है। ठीक है, तो कुछ कंपनियों को छोड़ के देश की बाकी कंपनियों को कंपनी अधिनियम के तहत अपना कार्य करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनी को क्या कहते हैं? कंपनी अधिनियम द्वारा समावेलित कंपनी। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के तहत बनाई गई कंपनी। ठीक है, अब कंपनी के काइंड्स में दूसरे नंबर का आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दायित्वों के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले सीमित दायित्व वाली कंपनियां आती है। सीमित दायित्व वाली कंपनियां क्या होती है? जिसमें अंशधारी या सदस्यों का अंश सीमित होता है, उसको सीमित दायित्व वाली कंपनियां कहते हैं। ठीक है, उसमें दो प्रकार होते हैं। पहला, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। अंशों द्वारा सीमित कंपनी वो होती है जिसमें वहां के अंशधारी या वहां के सदस्यों की लायबिलिटी या दायित्व सीमित होते हैं। जितनी राशि का बकाया कंपनी पे है, उतनी राशि तक के ही वो उत्तरदायी होते हैं, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक के रहती है? उनके बैलेंसिंग अमाउंट तक के। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कि कोई कंपनी का एक अंशधारी है जो 100 रुपए के अंश खरीदता है और उस 100 रुपए में वो 70 रुपए पेड कर चुका हो, तो उसका बैलेंसिंग अमाउंट कितना हुआ? 100 - 70 = 30। 30 रुपया उसकी बकाया राशि हुई है। उस 30 रुपए की बकाया राशि का ही भुगतान करने का उत्तरदायी उस अंशधारी का होता है। इसलिए इसको अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का समावेलन कैसा होता है या उसका निर्माण कैसा होता है? ये जनरली लाभ कमाने के उद्देश्य से खोली गई कंपनियां नहीं होती। ये जन भावनाओं को देखते हुए या जनोपयोगी कंपनियां होती हैं, जैसे कि खेल-कूद की कंपनियां होती हैं। इसमें कंपनी के जो सदस्य या अंशधारी रहते हैं, वो एक गारंटी पत्र लिखते हैं और एक गारंटी देते हैं कि हम
कंपनी के समापन के समय या अपनी सदस्य समाप्त होने के 1 वर्ष के अंदर तक के जो गारंटी पत्र लिख के दिए रहते हैं, उस गारंटी अमाउंट को पेड करने का उनकी लायबिलिटी होती है। उनका दायित्व कितना होता है? जो उन्होंने गारंटी राशि कंपनी को लिखकर दिया है, तो उसको हम गारंटी वाली सीमित दायित्व कंपनी कहते हैं। क्लियर? और इसमें ये सीमित दायित्व वाली कंपनी के 2 प्रकार हैं। पहला, या इसको A कह सकते हो, अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, और B, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। क्लियर? फिर उसके बाद नंबर आता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनियां आजकल चलन में तो है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि उनके सदस्यों का या उनके अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, सीमित दायित्व वाली कंपनी जो बता रहा था, ये सीमित दायित्व वाली कंपनी में किसी भी अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाना जरूरी है। जैसे कि सन सिटी कंपनी लिमिटेड, किसी व्यक्ति के नाम से कोई कंपनी है, विकास कंपनी लिमिटेड, ये सीमित दायित्व वाली कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगाना कंपल्सरी है, अनिवार्य होता है। वैसे ही सेकंड आ रहे हैं हम असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या होती है? जिसमें उसके अंशधारियों या उनके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हम असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहते हैं। यहां पे एक बात ध्यान देने वाली यह है कि वहां के अंशधारी या वहां के सदस्य व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से असीमित दायित्व का निर्वाह करते हैं। कंपनी के दिवालियापन या कंपनी के समापन पर जो अमाउंट बचता है, उसको वो सामूहिक रूप से उस अमाउंट की पूर्ति करने का दायित्व उनके ऊपर होता है। सामूहिक रूप से होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं होता। इसलिए इसको असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। असीमित दायित्व वाली कंपनी में कंपनी के समापन पर या कंपनी के दिवालियापन पे जितनी भी राशि लगती है, उसको वहां के अंशधारी या फिर वहां के सदस्य उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए भी एक समय सीमा तय होती है, और वो समय सीमा कंपनी के समापन पर या फिर कंपनी के दिवालियापन की स्थिति पे से 1 वर्ष के अंदर तक की उनका दायित्व होता है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद उनका दायित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको काइंड्स ऑफ कंपनी के अंतर्गत 2 प्रकार की कंपनियां बताई। पहला, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन, समावेलन के आधार पर वर्गीकरण, और सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दायित्वों के आधार पर वर्गीकरण। ये 2 प्रकार की कंपनियां मैंने आपको, कंपनी के और भी बहुत सारे प्रकार, जैसे कि कंपनी के सदस्यों की संख्या के आधार पर भी कंपनी बनती है, पूंजी के आधार पर भी कंपनियां बनती हैं। तो बाकी की जो कंपनियां हैं या बाकी के जो प्रकार हैं कंपनियों के, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी जो चलन में है, कारपोरेट जगत जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आजकल पहले कंपनी क्या होती थी? छोटी होती थी, लेकिन अच्छे से चलती थी। फिर कंपनी को देखें,
कंपनी को देखिए कि अब कंपनी का स्वरूप बदल गया, कंपनी का स्वरूप बदल गया तो वो एकल कंपनी से होकर अंतरराष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल कंपनियां बनती गई। ठीक है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।